नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तारीख है आज 26 सितंबर। आज की तारीख से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे, करंट अफेयर से जुड़े हुए। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की जो न्यूज है, जो करंट अफेयर है, वो कौन कौन से हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025, भारत की पहली रक्षा निर्माण इकाई मोरक्को में। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। भारत ने चांदी की आयात पर प्रतिबंध लगाया। ऊजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इंपॉर्टेंट है। जर्मन फुटबॉलर जेरोम बोएटेंग ने संन्यास ले लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पाद समझौता। अग्नि पी का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण, यानी रेल से इसके लिए मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। वैश्विक परमाणु हथियारों की संख्या। और प्रधानमंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। और अंत में एमसीक्यूज हर बार की तरह। चलिए, सबसे पहला है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025। 25 सितंबर को थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट थीम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। यह दिवस फार्मासिस्टों की भूमिका और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को रेखांकित करता है। कब से मनाया जाता है, यह भी जान लेना जरूरी है। तो शुरुआती वर्ष देखें तो 2009 से यह बनाया जा रहा है। ठीक है। यदि हम इसकी घोषणा की बात करें तो एफआईपी ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी, यानी कि इस दिन से ये मनाया जा रहा है। लेकिन 25 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 सितंबर 1912 को ही एफआईपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस। अभी 2 या 3 दिन की क्लास में अपन दिवस को नहीं देख रहे थे, हो सकता है आप लोग भूल गए हों, लेकिन ध्यान से आप इनको देखिए। जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो चीजें हमको याद हो जाती। खासतौर पर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो तो छूटता ही नहीं है, मतलब पूछा ही जाएगा। चलिए, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। भारत में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की ये जयंती है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस पूछा जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, इसी की चर्चा अपन ने शुरुआत में क्लास में की है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जिनकी चर्चा अपन लोग डिटेल में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं हो रहे हैं तो देखिए, जब आप क्लास को रात में देखते हैं तो एक बार तो रात में आप देख ही लीजिए। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते ही साथ कहीं फेसबुक चलाने लगेंगे, इंस्टा चलाने लगेंगे। तो भाई, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो फिर इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है भाई इसी को देख लो। तो सुबह उठते ही साथ जब आप देखेंगे ना, तो जो सबसे पहले आप देखेंगे वो चीज आपको पूरे दिन भर याद रहेगी और धीरे धीरे ये आदत में आ जाएगा, चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। चलिए, भारत की पहली रक्षा निर्माण इकाई मोरक्को में। भारत ने मोरक्को के बेरेचिद में पहली विदेशी रक्षा निर्माण इकाई स्थापित की है। यह कदम भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक है। आप देख ही रहे हैं वैश्विक स्तर यहां पर क्यों लग गया है, क्योंकि जो भारत की रक्षा निर्माण की जो क्षमता है उसको कौन अपना रहा है, या किसने अपनाया? मोरक्को। यानी विदेशों में भी हम कहीं ना कहीं रक्षा के मामले में आगे चल रहे हैं। देश का नाम है मोरक्को। थोड़ी इसकी राजधानी देख लेते हैं तो रबाट। वर्तमान जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मोरक्को दरअसल एक संवैधानिक राजतंत्र है। तो यहाँ के जो राजा हैं वो कौन है? मोहम्मद सिक्स, किंग मोहम्मद सिक्स। प्रधानमंत्री कौन है? अजीज अखनौच। यदि हम महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में यह है, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका जो है, नॉर्थ अफ्रीका, वहां पर ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। आईसीसी ने 23 सितंबर को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी। यह निर्णय प्रशासनिक कमियों और संगठनात्मक विफलताओं के कारण लिया गया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एक तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, हो सकता है यदि आपके अभी एग्जाम हो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए। साथ ही साथ हम आईसीसी की जानकारी भी लेते जाए। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1919 को हुई है, सॉरी 1909 को हुई है। प्रारंभिक नाम यदि हम देखें तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। स्थापक देश यदि देखें तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। अब इनके नाम में परिवर्तन कब कब हुआ, तो 1965 में इसका नाम हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मतलब था 1965 में। 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हो गया। एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यालय देखा जाए तो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। विशेषताएं क्या क्या है? विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है।
क्रिकेट विश्व कप, T20 विश्व कप, टेस्ट चैंपियनशिप, अंडर 19 विश्व कप आदि का आयोजन यही करती है। एम्पायरों और रेफरी की नियुक्ति भी यही करती है। आईसीसी आचार संहिता का पालन और भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का संचालन भी करती है। 104 सदस्य देश हैं, इसमें 12 पूर्ण सदस्य हैं और 92 एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इनके जो अभी इस समय पे वर्तमान में प्रमुख हैं वो कौन है? जय शाह, इनका नाम याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी, अपन ने चर्चा की थी। विशेषता ये है कि सबसे युवा आईसीसी चेयरमैन है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया? भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी के पुत्र हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जय शाह। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आयात का मतलब है आना, वहां से जब आ रहा। अब क्यों लगा दिया प्रतिबंध? बहुत सारे कारण होंगे, पहले हम जान लेते हैं। भारत सरकार ने 24 सितंबर को चांदी और बिना जड़ी गहनों के आयात को रेस्ट्रिकेटेड श्रेणी में रखा। यह प्रतिबंध 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। एफटीए का दुरुपयोग, हम देखते हैं क्या कारण है। सस्ती चांदी एशियन देशों से आयात हो रही थी, जिससे टैक्स बचाया जा रहा था। ये चांदी सस्ती थी, अब वहां से आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत मिलावट भी होगी, मिलावट होगी। अब चूंकि जब वो वहां से आ रही है तो वो कहीं ना कहीं उसमें टैक्स भी उन लोगों का बच रहा है। अब उनका तो टैक्स बच रहा है और भारत में जब आ रही है तो भारत में अच्छे से बिक भी रही है। तो जब भारत में बिक रही है तो भैया भारत के जो घरेलू उद्योग हैं, जो यहाँ के सुनार हैं, जो यहाँ पर चांदी का अपना एक तरीके से उद्योग खोले हैं, अपना काम चला रहे हैं, उनको घाटा हो रहा था। तो भारतीय कारीगरों को नुकसान हो रहा था और उनके रोजगार पर असर पड़ रहा था। कीमतों में उछाल देखा जाए तो चांदी 1.35 लाख किलो तक पहुंच गई थी। लाख किलो, लाख है याद रखिएगा। एक साल में 57% तक उसकी तेजी थी। नीति में बदलाव, अब आयात प्रतिबंध श्रेणी में है और लाइसेंस जरूरी, यानी कि अब जो आयात है वो प्रतिबंध कर दिया गया है और यदि करना है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी हो गया है। इससे होगा क्या? भारत के जो कारीगर हैं, जो खासतौर पर सुनार हैं, उनके लिए फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पे ही उन चीजों को बना रहे हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है दोस्तों कि इस समय त्योहार का भी समय आ रहा है। लोग काफी ज्यादा मात्रा में चांदी, सोना, ये सब चीजें खरीदा करते हैं। शादियां भी आने वाली हैं तो ये सब चीजें खरीदा करते हैं। तो होता क्या है कि इस समय पे कहीं ना कहीं उनका जो एक व्यापार है वो बना रहे, क्योंकि प्राथमिकता किसी भी देश की ये होती है कि उनके यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, उनका विकास बराबर पे बना रहे। इसीलिए इस तरीके से जो प्रतिबंध है वो सब लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ऊजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर स्थित 2220 मेगावाट ऊजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली। यह उत्तर पूर्व भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक लाइन में तथ्य जान लेते हैं। ये वाली जो जानकारी है इसको जरूर रखिएगा। इसका नाम क्या है? ऊजू जल विद्युत परियोजना। किस नदी पे? सुबनसिरी। कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी करंट की न्यूज है दोस्तों, पूछे जाने की संभावना है। अब हम अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। देखिए, मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई भी प्रश्न बताता हूं तो उससे आसपास में जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कवर करा देता हूं। आप लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसका कारण यही है कि चीजें हम भूलें नहीं, एक दूसरे के संग कनेक्ट करते हुए चलें, जोड़ते हुए चलें। तो भैया राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान चांगलांग जिले में है, नोआ देहांग नदी के किनारे। एक है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये अपर सियांग जिले में है, सियांग नदी के पास। कुछ जल परियोजनाएं हैं। एक तो शुरुआत में ही है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो अपन ने ऊपर पढ़ी। इसके बाद में है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग नदी पे है। एक है सियांग नदी परियोजना जो कि सियांग नदी पर है। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दिबांग अभ्यारण्य है, यहाँ पर रेड पांडा और ताकिन के लिए प्रसिद्ध है। पक्के टाइगर रिजर्व है कामेंग नदी के किनारे, हार्नबिल का यहाँ पर संरक्षण हुआ करता है। और सेसा आर्किड अभ्यारण्य, आर्किड की लगभग 200 प्लस प्रजातियां यहाँ पर हैं। और ईगल नेस्ट अभ्यारण्य, ये दुर्लभ हिमालयी पक्षियों का कहीं ना कहीं घर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने 65,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं की निगरानी करना है। आपको प्रगति को याद रखना है, बस इतना याद रखना। पूरा नाम क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन। इसी का जो फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया, यहां सामने लिखा हुआ है। फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसकी जो पहली बैठक है वो 25 मार्च 2015 को हुई थी। मंच का उद्देश्य क्या रहता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तरीके से एक सेतु का काम करना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना। तकनीकी विशेषताएं हैं जैसे डिजिटल डेटा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और जियो स्पेशियल तकनीक का उपयोग। पीएमओ की पहल, प्रधानमंत्री सीधे राज्यों के मुख्य सचिवों से इसमें संवाद करते हैं। महत्ता, परियोजनाओं
कि देरी रोकना, यानी जो परियोजनाएं लेट हो रही हैं, नहीं चल पा रही हैं, उनको उनमें जो देरी हो रही है उसको रोकना। लागत नियंत्रण, जो इसमें लागत लग रही है उस पर नियंत्रण करना। जनहित में तेज क्रियान्वयन, ठीक है। ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसलिए ये जो बैठक है ये होती है। किसने की है? मोदी जी ने की है। कौन से नंबर की है? तो 49वीं है, इसको याद रखिएगा। जर्मन फुटबॉलर जेरोम बोएटेंग ने संन्यास ले लिया। 2014 विश्व कप विजेता जर्मन खिलाड़ी जेरोम बोएटेंग ने 37 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की। उन्होंने लंबे समय तक जर्मन और यूरोपीय फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी, एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संन्यास लिया था और संन्यास लेने के बाद में फिर उन्होंने उस संन्यास को वापस भी ले लिया। वो कौन से खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखते हैं और जो ऐसी जो न्यूज होती है उनको अपने पास में नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने नोट कर रखा होगा तो ही आप बता पाएंगे, अन्यथा आपको देखना पड़ेगा। 2014 फीफा विश्व कप विजेता यदि देखा जाए तो जर्मनी की टीम के मुख्य डिफेंडर रहे। कौन थे डिफेंडर? यूईएफए यूरो 2009 U21 चैंपियन जर्मनी की युवा टीम के साथ उन्होंने खिताब जीता। इनके बारे में कुछ बातें हैं। म्यूनिक के साथ 2 बार ट्रेबल विजेता, 2012-13 में, 2019-20 में सीजन में 7 बार इन्होंने कहीं ना कहीं चैंपियन लगातार जीत के साथ क्लब को मजबूती दी। तो ये जो इनकी बारे में जानकारी है इनको आप याद रखें चाहे नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखना, एक तो जर्मन फुटबॉलर है। दूसरी बात, जेरोम बोएटेंग इनका नाम है और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 2014 फीफा विश्व कप विजेता, जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पाद समझौता। 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पाद की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और कृषि सहयोग को मजबूत करेगा। अब ये है क्या? जैविक उत्पादों से संबंधित होगा, इनको समझ लेते हैं। जैविक उत्पाद समझौता का महत्व एक एक लाइन में परीक्षा उपयोगी शैली में हम इसको देखते हैं। जैविक उत्पाद समझौता क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु 2025 में, यह एक पारस्परिक मान्यता समझौता है जिसमें दो देश एक दूसरे के जैविक मानकों और प्रमाणन को स्वीकार करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता 2025। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक कृषि, खाद्य और पेय उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। निर्यात को बढ़ावा, इससे भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 2024-25 में 89.6 करोड़ का निर्यात हुआ। किसानों को लाभ, जैविक उत्पादों की कीमत सामान्य से 30 से 40% अधिक होती है, जिससे किसानों को बेहतर आय मिलती है। बिल्कुल। प्रमाणन की समानता, दोनों देश की प्रमाणन प्रणाली को मान्यता मिलने से व्यापार बाधाएं कम होती हैं। पर्यावरणीय लाभ, जैविक खेती से मिट्टी, जल और जैव विविधता की रक्षा होती है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP, भारत में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए NPOP की भूमिका अहम है। चलिए, अग्नि P का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण, ये क्या है? 25 सितंबर को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण का अर्थ है कि मिसाइल को रेलवे ट्रैक पर बने विशेष मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा जाता है। पहली बात, इस तकनीक से मिसाइल को कहीं भी ले जाकर गुप्त रूप से तैनात किया जा सकता है। ठीक है भैया, ट्रेन जा रही है, अब किस ट्रेन में क्या है अपन को क्या मालूम। यह दुश्मन की नजर से बचकर रणनीतिक बढ़त भी देता है। हाल ही में DRDO ने अग्नि P मिसाइल का ऐसा ही सफल परीक्षण किया है। देखिए, हम रक्षा की शैली में है ना बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। अब हमारे पास में ऐसी मिसाइल भी हैं जिनको ट्रेन से, अभी तक कैसी मिसाइलें थी कि भैया हम उसी स्थान पर रख सकते थे या स्थान से उसको चला सकते थे, या कहीं ना कहीं वो उसमें जाती जो हवाई जहाज वगैरह हैं, है ना, उसमें जाती जो फाइटर जेट हैं, लेकिन अब ट्रेन में भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें आगे हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ट्रेड शो मतलब व्यापार से संबंधित। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस आयोजन में रूस साझेदार रहा, ये जरूर याद रखिएगा, और कई उद्योगों ने भाग लिया। ट्रेड शो दरअसल एक व्यावसायिक प्रदर्शनी होती है जहां कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं दिखाती हैं। इसका उद्देश्य बिजनेस नेटवर्किंग, नए ग्राहक जोड़ना और बाजार विस्तार होता है। ये आमतौर पर किसी खास उद्योग जैसे टेक्नोलॉजी, कृषि, फैशन या शिक्षा से जुड़े होते हैं। इसमें डेमो, सेमिनार और लाइव प्रेजेंटेशन भी होते हैं ताकि लोग उत्पाद को समझ सकें। सरकार और निर्यात एजेंसियां भी ट्रेड शो के जरिए निर्यात को बढ़ावा देती हैं। आज के हम MCQs को देखते हैं। सबसे पहला है कि हाल ही में DRDO ने इस मिसाइल का सफल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो अग्नि P इसका क्या है? आंसर है। ऑप्शन थे अग्नि 4, अग्नि P, पृथ्वी सेकंड या आकाश। क्या है इसका? अग्नि P।
आईसीसी ने 23 सितंबर 2025 को किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित ही कर दिया? इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूएसए, वेस्ट इंडीज। हमने अभी पढ़ा है यूएसए की सदस्यता को निलंबित कर दिया। अब है ऊजू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी या तीस्ता नदी? तो कौन सी नदी है? सुबनसिरी नदी। ठीक है। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका आंसर आपको देना है। और प्रगति का आप लोग फुल फॉर्म भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं जिन चीजों को आप लिख लेते हो, जिन चीजों को सर्च कर लेते हो, वो चीजें आपको याद हो जाती हैं, और उस मामले में तो वो ज्यादा ही याद हो जाती हैं जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ते ही हो। 25 सितंबर 2025 को डीआरडीओ ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर परीक्षण किया है? अग्नि 4, अग्नि पी, पृथ्वी सेकंड या आकाश? हालांकि ये क्वेश्चन हो चुका है, एक बार और आ गया आपके सामने। क्लियर। आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, इस क्लास को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख में, अगले फैक्टों के साथ में, अगले करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।